Class, are you getting my voice? अच्छा ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ट्रेकिया और इजोफेगस। ये हमारा जो है सर्वाइकल, जितना जो ट्रेकिया की एक्सटेंशन होगी ना सर्वाइकल रीजन तक, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पूरा मैं आपको ट्रेकिया पढ़ाऊंगी। ट्रेकिया है क्या? ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है? एक लेमैन है, वो आपको क्या कहता है कि ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया वो आपको कहेंगे जी विंड पाइप है। ट्रेकिया विंड पाइप है, बिल्कुल। ट्रेकिया जो हम जब इंस्पायरेट करते हैं तो एयर हमारी किस तरह जाती है, ऑक्सीजन हमारी किस तरह जाती है? ट्रेकिया के थ्रू जाती है। ट्रेकिया के थ्रू जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, लंग्स में जाते हैं, सारा ये यानी एक एल्वियोलाइज होते हैं, ये एक इनका फंक्शन है। ट्रेकिया के अब ट्रेकिया के कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। ट्रेकिया की लेंथ कितनी है, ये सारा हम पढ़ेंगे। अब ये देखें, ये जो मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, ये ट्रेकिया है, ये पूरी, ये ट्रेकिया है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद जो स्टार्ट होती है वो हमारे पास कंटिन्यूएशन होती है ट्रेकिया की। ट्रेकिया, और ये अगर आप ये रिंग्स देख रहे हैं तो ये बिल्कुल रिंग्स हैं, और ये रिंग्स ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। क्यों कार्टिलेजिनस रिंग्स है? कोई मसल होना चाहिए या कोई फैट होना चाहिए था, क्यों कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं? कार्टिलेजिनस रिंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है भाई? कार्टिलेजिनस रिंग्स की इंपॉर्टेंस ये है ताकि ये कोलैप्स ना करे, पेटेंट रहे, खुले रहे, पाइप की तरह रहे, ताकि हम इजीली विंड, हमारी जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो इजीली हम इनहेल और एक्सहेल करें। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे को ऐसी कोई चीज नहीं देनी चाहिए जिससे वो चोक कर जाए, क्योंकि जब वो विंड पाइप में चला जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, नो ऑक्सीजन तो क्या होती है, ऑर्गन फेलियर, ब्रेन डेथ, और इसी तरह एक्सपायर हो जाता है। तो ये हमारे पास ट्रेकिया, जो लैरिंग्स के बाद जो कंटिन्यूएशन है ट्रेकिया की, लैरिंग्स के बाद, याद रखें फेरिंग्स नहीं, लैरिंग्स है। लैरिंग्स के बाद जो है कंटिन्यूएशन है ट्रेकिया की। अब ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया कार्टिलेजिनस रिंग से बना हुआ है। अब जहां पे जाके ये ट्रेकिया दो में डिवाइड होता है, मेन ब्रोंकाई में जहां पे जाके ये डिवाइड होता है, जो पार्टीशंस होती हैं, इसे कहते हैं कैरेना। करीना भी कह सकते हैं, कैरेना भी कह सकते हैं। करीना तो आप लोगों को बहुत ही मजा आया होगा कि आप कहेंगे जी मैडम हमने तो इसको करीना कहा, कैरेना, ठीक है। जो मेन ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं, जब ये मेन ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं तो आगे ये फर्दर ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, लोबार ब्रोंकाई, फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, फिर इस तरह वो चलते चलते एल्वियोलाइज में होते हैं। ये आपने, ये जो सारे इसकी जो एनाटॉमी है, ये आपने फिर एल्वियोलाइज में, सॉरी, ये जो है वो तो फिर लंग्स में चला जाता है। आपने ये सेगमेंटल ब्रोंकाई, ये आपकी ट्रैक, इसकी इस तरह डिवीजन होती है। और ये जो आपकी दूसरी वाली हिस्टोलॉजी वाली डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये मतलब मेरा इसके साथ कोई काम नहीं है। ये आपकी जो जो भी डॉक्टर फोजिया वगैरह आपको पढ़ाएंगी वो आपको हिस्टोलॉजी पढ़ाएंगी, मेरा काम है आपको एनाटॉमी कराना, ठीक है। क्लियर हो गए? अब हम ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। ट्रैकिया इज अ मोबाइल कार्टिलेजिनस एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब। मैंने क्या बताया है कि एक ट्यूब है और वो पेटेंट है, यानी खुली हुई है। क्यों? इसके अंदर जो कार्टिलेज है, इस वजह से वो कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे इजोफेगस भी पड़ा होता है, जिसे फूड पाइप कहते हैं। वरना ये क्या होता है कि कोई प्रेशर एक्सर्ट होता है या कुछ होता है तो ये कोलैप्स हो सकते थे। लेकिन ये कार्टिलेज जो है, ये एक मोबाइल कार्टिलेजिनस मेम्ब्रेनस ट्यूब है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? लैरिंग से होती है, लैरिंग से स्टार्ट होती है और जाके कहाँ पे जाके ये एंड होती है। कितनी लंबी हमारी ये विंड पाइप होती है, ट्रैकिया हमारी कितनी लंबी होती है? 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा पे जाके, 6 सर्वाइकल वर्टेब्रा पे, C6 के लेवल पे जाके एंड होके, क्योंकि फिर आगे ये, और ये जब डिसेंट करती है मिड लाइन नेक में, तो ये जो ट्रैकिया है, ये बिल्कुल जहां पे ये डिवीजन होती है, जो करीना के लेवल पे जो डिवीजन होती है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकाई पे, और ये किसके ऑपोजिट होता है? स्टर्नल एंगल के ऑपोजिट होगा। और स्टर्नल एंगल फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा दिया था कि स्टर्नम, मैंने सारा पढ़ाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टर्नल एंगल कौन सा है। अब ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, व्हेन वी एक्सपायर एयर, जब हम एयर को निकालते हैं, तो बाइफर्केशन
जो होती है, जहां पे बाइफर्केशन होती है। बाइफर्केशन क्या होती है? डिवीजन, डिवाइड होती है दो चीजें, जब दो में डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज बाइफर्केशन। ये इट राइजेस बाय अबाउट 1 vertebral level and during deep inspiration we below it as far as 6 thoracic vertebra। अब ये देखें, आगे एक और डायग्राम है, ये देखें, ये में प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद ये आपके लंग शुरू हो गए हैं। तो एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया क्या है कि कंटिन्यूएशन क्या है कि एनाटॉमी ऑफ ट्रैकिया जो है आपकी स्टार्ट होती है लैरिंग्स से, लैरिंग्स के बाद जो है कंटिन्यूएशन होती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया जो है विंड पाइप जो लेमैन से कहते हैं, और ट्रैकियल कार्टिलेजेस है, ये रिंग्स हैं, रिंग्स है, और जहां पे ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होती है उस जगह को कहते हैं करीना, इंटरनल रिज कहते हैं, इंटरनल रिज। अब करीना क्या है? अब अगर आप समझे कि करीना क्या है, द करीना इज अ रिज ऑफ कार्टिलेज इन द ट्रैकिया दैट अकर्स बिटवीन द डिविजन ऑफ द टू मेन ब्रोंकाई। अगर ये ज्यादा आपको वर्ड नहीं याद होता, आपको सिर्फ इस लेवल पे याद रखना चाहिए कि जहां पे ये ट्रैकिया आके बाइफरकेट करे यानी डिवाइड हो दो में, उस जगह को, उस रिच को करीना कहते हैं, उस रिच को करीना कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है आप लोगों को? क्लास आज इतने स्टूडेंट्स क्यों कम है मेरे पास? 124 स्टूडेंट्स क्यों है मेरे पास? ठीक है, ठीक है। अब जो है लेंथ, लेंथ अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, थैंक यू लाइबा। अच्छा, लेंथ पूछी जाती है कि ट्रैकिया की लेंथ कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल एडल्ट में, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है। तो इन एडल्ट ट्रैकिया इज अबाउट 4 इंचेस, 4 इंचेस होना चाहिए, यानी 11.25 सेंटीमीटर होते हैं, लॉन्ग होती है। उसकी विड्थ कितनी, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर। ये जो फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब है, is kept patent by the presence of U-shaped bar rings of hyaline cartilage embedded in its wall। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो है, ये जो ट्यूब है, ये कोलैप्स होने से बचाती है, कोलैप्स होने ही नहीं देती, कोलैप्स नहीं होने देती, पेटेंट होती है, खुली रहती है। किस वजह से? कि इसके अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो मैंने आपको रिंग्स दिखाए हैं, वो किससे बने हुए हैं? वो किससे बने हुए हैं? वो हाइलिन कार्टिलेज से बने हुए हैं। ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है, जो फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब है, और जिसके अंदर ये जो यू शेप रिंग्स हैं जो कि बने हैं इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं ताकि ये पेटेंट रहे, डक्ट खुली रहे, बंद ना हो, कोलैप्स ना हो आपकी ये ट्रैकिया। खुदा ना खास्ता किसी की भी एक्सीडेंट वगैरह में या कोई भी ट्रॉमा हो जाए और ट्रैकिया कोलैप्स हो जाए, उसके बाद आपके पास कोई सर्वाइवल चांस नहीं होता, क्योंकि यू नीड ऑक्सीजन फॉर ऑर्गन्स। पोस्टीरियर जो फ्री एंड होता है कार्टिलेज का, वो कनेक्ट होता है स्मूथ मसल के साथ, और वो जो स्मूथ मसल है वो है ट्रेकियलिस, उसे कहते हैं ट्रेकियलिस। ठीक है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन, अब ट्रेकिया जो है, ये नहीं कि इसकी लाइनिंग जरूर कवरिंग्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, तो इसको एक कवरिंग है जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, इसने इसको कवर किया हुआ है, और इस विद सूडो स्ट्रेटिफाइड साइलेटेड कोलमनर ciliated columnar epithelium and contains goblet cells and tubular mucus glands। ये जो फिर सिक्रीशंस होती हैं, ये फिर ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये ग्लैंड जो हमारे पास ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं, ये फिर सिक्रीशंस होती हैं, ये सारी फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं सिक्रीशंस के लिए। लेकिन ट्रैकिया को किसने कवर किया? म्यूकस मेम्ब्रेन ने। और ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड साइलेटेड कोलमनर एपिथेलियम वगैरह है, ये आपकी हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी वाले आपको कराएंगे। अब रिलेशंस इन नेक, नेक, हेड एंड नेक हम पढ़ रहे हैं, तो रिलेशंस इन नेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रैकिया नेक में क्या करता है। अब वो स्टार्ट कहाँ से होता है? लैरिंग से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? C6 तक जाता है ट्रैकिया, बाइफरकेट होता है, बाइफरकेट होता है कौन सी जो इंटरनल इसकी रिज होती है, करीना इसकी रिज होती है, ब्रोंकाई होते हैं, इसके मेन ब्रोंकाई होते हैं। अब जो ट्रैकिया के रिलेशंस क्या है कि एंटीरियरली ट्रैकिया के क्या पड़ा हुआ है? एंटीरियरली हमारे पास स्किन है, स्किन के बाद फेशिया है, इस्थिमस ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इन फ्रंट ऑफ द ये जो है ना सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रिंग्स, इन रिंग्स के सामने ये होती हैं कि एंटीरियर रिलेशन क्या है ट्रैकिया की? स्किन है, फेशिया है, इस्थिमस ऑफ थायराइड ग्लैंड।
inferior thyroid vein, jugular arch, thyroideo-imma artery अगर प्रेजेंट हो। इम्मा आर्टरी आपको पता है ना, बहुत कुछ परसेंट लोगों में प्रेजेंट होती, कुछ में नहीं होती। एंड लेफ्ट ब्रोंकियोकेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रोंकियोकेफेलिक वेन किसके अंदर होगी? बच्चों के अंदर होगी। ओवरलैप्ड बाय sternothyroid and sternohyoid muscles। ये आपकी एंटीरियर रिलेशंस है। यू हैव 1 मिनट टू रिवाइज एंटीरियर रिलेशंस। जल्दी से पढ़ें और अपने साथ नेटवर्क खोल के रखें ताकि आपको आइडिया हो। नेटवर्क के बगैर नहीं एनाटॉमी सुना करें। रोल नंबर 63, रोल नंबर 63 एब्सेंट है। चले अभी आगे चलते। अब पोस्टीरियरली ट्रैकिया के क्या होगा? क्या हम पीछे से देखें ट्रैकिया को तो क्या होगा? राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स होंगी, लेरेंजियल नर्व्स होंगी और ईजोफेगस है। ईजोफेगस जो है, फूड पाइप है, वो ट्रैकिया के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए जब हम ईटीटी डालते हैं तो हमेशा याद रखें कि वो अक्सर जब स्टार्ट में हाउस ऑफिसर्स वगैरह ट्रैकिया जो ईटीटी ट्यूब्स डालते हैं, जो कि एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब है जो जिसपे हम वो इवन सर्जरीज में भी या वेंट वगैरह पे भी डालते हैं, तो ईटीटी वगैरह डाल देते हैं, तो वो ईजोफेगस में डाल देते हैं। ईजोफेगस में ज्यादातर डाल देते हैं गलती से। तो ये बात याद रखें कि आपकी जो ट्रैकिया है वो ईजोफेगस की एंटीरियर है और ईजोफेगस जो है वो ट्रैकिया के पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है। और ट्रैकिया के दोनों साइड्स पे क्या पड़े? लेटरली क्या पड़े हुए ट्रैकिया की? थायराइड ग्लैंड एंड कैरोटिड शीट्स एंड इट्स कंटेंट्स। कैरोटिड शीट्स और इसके कंटेंट्स इसके पड़े हुए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। क्लास यहां तक समझ आई है? ठीक है, थैंक यू सहर, थैंक यू। ओके, चलें अभी आगे चलते हैं। अब नर्व सप्लाई क्या है ट्रैकिया के? कौन नर्व सप्लाई जो है, सेंसरी नर्व सप्लाई इज फ्रॉम वेगस एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। वेगायन की जो है, अच्छा ठीक है, ओके कोमल, जरा वो रहा करो, एक्टिव रहा करो ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज आ रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? रिवाइज जो टॉपिक वगैरह रिवाइज करना है तो बता दो कि कौन सा करना है। अब ब्लड सप्लाई क्या है? अपर 2/3 is supplied by inferior thyroid arteries and lower third is supplied by bronchial arteries। जो upper 2/3 जो है ना ट्रेकिया का, वो कौन सा करता है? inferior thyroid artery करती है। कौन सी आर्टरी करती है? inferior thyroid artery। और जो lower third है, ये क्या सप्लाई करेगा? bronchial arteries। bronchial artery करती है। क्या करती है? bronchial artery। lymphatic drainage of trachea क्या है? lymphatic drainage of trachea, lymphatic drainage किस तरह होती है? lymph कहाँ पे ड्रेन होगा जाके? lymphatic drainage of trachea प्री-ट्रैकियल और प्री-ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स में जाके ये ड्रेन होता है और वहां से ये जाके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में चला जाता है। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में चला जाता है। ये इसकी अब डायग्राम देखें ट्रैकिया की, ये देखें इसकी ट्रैकिया। ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ये आपकी ट्रैकिया हो गई। क्लियर हो गया? दोबारा रिवाइज करा दूं आप लोगों को? दोबारा रिवाइज कराना है तो बता दो, मैं रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को, अगर नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, रिलेशंस करवा दूं? अच्छा ठीक है। हाँ, ये नेक वाले रिलेशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो है। दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देती
अच्छा, एंटीरियर रिलेशंस करवा देते, मैं सारे रिलेशंस करा देती हूँ, बल्कि सारा रिवाइज करा देती हूँ। ये ट्रैकिया के बारे में तो आपको सबको पता है कि कितनी लेंथ है, करीना क्या है इसकी, सारा कुछ। अब एंटीरियर रिलेशंस, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह। अब रिलेशंस ऑफ ट्रैकिया इन द नेक। एंटीरियरली सबसे पहले क्या है? स्किन है। अपनी गर्दन पे हाथ रखें तो सबसे पहले क्या आपको नजर आता है? स्किन है, फर्स्ट पॉइंट। स्किन, फिर फेशिया, स्किन, फेशिया, isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंफीरियर थायराइड वेन। पहले क्या है? स्किन। सारे अपने साथ दिल में रिवाइज करो। स्किन, फेशिया, isthmus ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंफीरियर थायराइड वेन, jugular arch, थायराइड इम्मा आर्टरी। ये यहां तक पहले याद करो। 1 मिनट है, याद करो जल्दी से। स्किन, सबसे पहले थायराइड का क्या है? स्किन, फिर फेशिया, फिर कौन सी वाली ग्लैंड था? इस्थेमस, इस्थेमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस्थेमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, या अगर भूल गया एग्जाम में तो थायराइड ग्लैंड भी लिख सकते हो। इस्थेमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इंफीरियर थायराइड वेन और थायराइड इम्मा आर्टरी जो है, जुगुलर आर्च। You have 1 minute to revise. Anteriorly relation with skin, fascia, isthmus of thyroid gland, thyroid vein, jugular arch, thyroid imma artery। बच्चों के अंदर क्या होगा? लेफ्ट ब्रेकियोकेफेलिक वेन, और ओवरलैप्ड बाय, किससे ओवरलैप्ड होती है? स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल से। ये आपकी एंटीरियर रिलेशंस हो गए। एंटीरियर रिलेशन क्लियर हो गए स्टूडेंट्स? एंटीरियर रिलेशन क्लियर हो गए सारे को? ठीक है, अब आ जाते हैं पोस्टीरियर और लेटरल पे। पोस्टीरियरली हमारे क्या है? पोस्टीरियरली हमारे पास है, पोस्टीरियरली अगर देखें, सबसे पहले तो पोस्टीरियर ट्रैकिया के पीछे क्या होता है? एक और पाइप है, उस पाइप का क्या नाम है? फूट पाइप, यानी ईजोफेगस, वो तो है। दूसरा क्या है? राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स है। राइट एंड लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब लेटरली क्या है? दोनों लेटरल साइड्स पे नेक की, गर्दन की साइड टू साइड क्या है? lobes of thyroid gland and carotid sheath and its contents. Lobes of thyroid gland and carotid sheaths and its contents. You have 1 minute to revise posterior and laterally. जल्दी से revise करो। Posteriorly क्या है? Esophagus, right and left recurrent laryngeal nerves. Esophagus, right and left recurrent laryngeal nerves है। Laterally क्या है? Laterally, lobes of thyroid gland and carotid sheath and its contents. Carotid sheath and contents। ये आपका हो गया ट्रैकिया, हो गया। अब तो किसी को कोई मसला नहीं है, आगे चलो इजोफेगस पे। मुझे दूसरी स्लाइड शेयर करनी पड़ेगी, ये बंद हो जाएगा। चलें ठीक है।
अब स्क्रीन नजर आ रही है इज़ोफेगस की? यस। ठीक है, ठीक है। अब इज़ोफेगस क्या है? इज़ोफेगस को हम लेमैन में दूसरे लोग क्या कहते हैं? ये फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप है। इज़ोफेगस भी एक ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है। कौन सी ट्यूब है? मस्कुलर ट्यूब। और ये एक्सटेंड कहां से होता है? ट्रैकिया कहां से एक्सटेंशन हो रही थी? लैरिंग्स से। तो इज़ोफेगस कहां से एक्सटेंड होगा? फेरिंग्स से। और कहां तक जाएगा? स्टमक तक जाएगा। कहां तक जाएगा? स्टमक तक जाएगा। Esophagus is a narrow muscular tube extending from pharynx to the stomach, descends in front of the vertebral column, goes through superior and posterior mediastinum. It begins it begins with lower part of neck at the inferior border of cricoid cartilage C6, extend to the cardiac orifice of stomach T12. यानी कहां से स्टार्ट होता है? नेक के लोअर बॉर्डर से, C6 से, और कहां पे जाके एक्सटेंड और कहां पे जाके एंड होता है? ये T12 पे। इट गिव पैसेज फॉर फूड या बोलस एंड लिक्विड्स ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ डिक्लिटेशन। ठीक है, ये जो है ना, ये फूड को एक पैसेज देता है कि अब वो स्टमक में जाए। हम क्या मुंह से खाते हैं? मुंह के अंदर जब डालते हैं खाना तो हम च्यू करते हैं, टंग वगैरह भी इन्वॉल्व होती है, हमारी ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, टीथ भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर हम इसको निगलते हैं। तो वो एक पाइप के थ्रू जो कि एक्सटेंशन है उसकी, जो स्टार्ट होता है फेरिंग्स के बाद, जो स्टार्ट होता है इज़ोफेगस किस लेवल पे? C6 के लेवल पे। और वो सीधा फूड जाता है उसके अंदर स्टमक में। किस लेवल पे ये आपका जाके एंड होता है? कार्डियक ओरिफिस पे जाके एक्सटेंशन होती है, वो है T12 पे। इस तरह ये आपकी इज़ोफेगस का एक फूड पाइप का चैनल है। ये डायग्राम देखें। नेटर खोल के रखें, बार बार मैं कहती हूँ नेटर खोल के रखें। ये देखें, ये ट्रैकिया है और ये इज़ोफेगस है, ठीक है। तो क्या कहा था? ये अभी ट्रैकिया को काटा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये जो बाइफर्केशन होती है, ये इज़ोफेगस है और इसके आगे एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है? ट्रैकिया। ये डायग्राम देखें। ये देखें, ये सारा। और फिर इसके बाद ये कहां पे जाके किसके साथ कंटिन्यू होता है? स्टमक के साथ, ठीक है, स्टमक के साथ। और ये थोड़ा सा सीधा भी बिल्कुल नहीं आता, ये थोड़ा सा फिर अपने आप को चेंज कर देता है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब डायमेंशंस क्या है? कितनी लेंथ है इज़ोफेगस की और कितनी विड्थ है, और ल्यूमन कितना साइज का है? लेंथ इसकी 10 इंचेस है, विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर है। ल्यूमन जो है, it is flattened anterior posteriorly. Normally it is kept closed and opens ये जो dilate होता है during the passage of food. पैसेज ऑफ फूड के अलावा ये फिर क्लोज रहता है। ये इसकी डायमेंशंस है। आगे चलते हैं, ये देखें। इसे इज़ोफेगस देखें। अगर आप इज़ोफेगस को देखो तो ये बिल्कुल सीधा नहीं आ रहा। ये नहीं है कि आपकी ये पाइप सीधी आ रही है। ये देखो, ये अपने आप को थोड़ा सा इसने कर्व किया है, थोड़ा सा स्लाइटली। ये देखो, ये देखो, C6 से स्टार्ट होता है इज़ोफेगस और एंड होता है T12 पे।
एंड होता है T12 पे। इनके ईजोफेगस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ईजोफेगस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल पार्ट, thoracic पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। सर्वाइकल पार्ट हमारे पास बिल्कुल छोटा सा होता है, 4 सेंटीमीटर, और जो thoracic पार्ट होता है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और जो एब्डोमिनल पार्ट है, एंड पॉइंट T11 है फिगर में, तो T11 ही है ना एंड पॉइंट, और क्या था, T11 है ना। क्या आपकी एक्सटेंशन C6 से लेके T12 तक की जाती है, क्योंकि फिर वहां से स्टमक स्टार्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। कुछ बुक्स में T12 भी लिखा हुआ था, कुछ बुक्स में T11 भी है। ये देखें, ये है T11, मैंने T11 ही कहा था, T12 नहीं कहा था। देखे ना, इसमें भी लिखा हुआ है T11 T12, कुछ बुक्स में लिखा होगा लेकिन T11 है। C6 से T12 ये है। अगर एक दो T12 तक हो, जैसे T11 T12 कुछ कहते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये आप ये पार्ट्स देखें इसके, ये डायग्राम और से देखें, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है ले लो। इजोफेजल ओपनिंग, ये जब इजोफेगस जाके आपके स्टमक के साथ मिलता है कार्डिक ओरिफिस, ये लेवल T12 का है। इजोफेगस की अगर ओपनिंग देखो तो वो तो दो है, एक तो जहां से स्टार्ट होता है C6 से, और जहां पे एंड होता है, इजोफेजल ओपनिंग। ठीक है, और कुछ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हो, ये डायग्राम सामने है। सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, पार्ट्स ऑफ इजोफेगस, ये मैं आपको डायग्राम दिखा चुके। Esophagus is split into the following 3 parts: cervical part, thoracic part and abdominal part. Cervical part कितना है, 4 centimeter in length. The cervical part extends from the lower border of cricoid cartilage to the superior border of manubrium sternum. यानी सर्वाइकल पार्ट की एक्सटेंशन क्या है, कहां से लेके कहां तक होगा। हमें पता है कि C6 से तो वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट वो C6 से हो रहा है, ठीक है, और एंड, सर्वाइकल का एंड कहां पे होता है, मेन्यूब्रम, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेन्यूब्रम स्टर्नम। अब जो है थोरेसिक पार्ट क्या है, थोरेसिक पार्ट 20 सेंटीमीटर इन लेंथ है। थोरेसिक पार्ट स्टार्ट होगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रम स्टर्नाई और जाके इजोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम, डायफ्राम। अब जो है एब्डोमिनल पर छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल बिल्कुल टुन्नू सा हिस्सा, कोई इतनी इसकी मतलब वो भी नहीं है कि कहे कि हम एब्डोमिनल में इतना आ रहा है, नहीं, बिल्कुल हार्डली नेग्लेक्टेड सा है। द एब्डोमिनल पार्ट एक्सटेंड creates esophageal opening in the diaphragm in cardiac end of the stomach. The narrowest part of esophagus at its commencement at the cricopharyngeal sphincter. अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको इजोफेजियल कंस्ट्रक्शंस बताई थी, 3 कंस्ट्रक्शंस थी, याद है किसी को इजोफेजियल कंस्ट्रक्शंस। जिस तरह वो यूरेटर की कंस्ट्रक्शंस बताई थी, इसी तरह इजोफेजियल की भी कंस्ट्रक्शंस बताई थी मैंने, तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैंने कराई थी। आप लोगों को याद है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, याद है, चलो अच्छी बात। अब ये देखें, ये देखें, ये डायग्राम देखें, इसमें क्या है, इजोफेगस है,
ट्रैकिया इसके सामने पड़ा है, ये आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा बन रहा है, और किस तरह जाके ये एक्सटेंशन हो रही है, ये देखें, ये आपकी किस तरह इजोफेजियल हाइटस है, किस तरह ये जाके एक्सटेंशन होती है। अब कर्वेचर्स क्या है? कर्वेचर्स कर्वेचर्स करते हैं आगे। अच्छा, the two side to side curvatures both in the direction of the left, the first at the root of the neck before entering the thoracic inlet, second at the level of T7 vertebra before passing in front, descending the thoracic aorta. The two anterior posterior curvatures, first corresponding to the curvature of cervical spine and second corresponding to the curvature of thoracic spine. ये curvatures की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा करने की, इसको छोड़ देना। एनाटॉमिकल पोजीशन पे आ जाओ, एनाटॉमिकल पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कर्वेचर्स को छोड़ दो, एनाटॉमिकल पोजीशन पे आ जाओ। इंसाइजर टीथ, लाइबा क्या कह रही हो इंसाइजर टीथ? अच्छा अच्छा, अब एनाटॉमिकल पोजीशंस पे, the esophagus begins in the midline at level of C6, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको कहा था कि जब आप इसोफेगस की मैंने आपको डायग्राम दिखाई है तो मैंने ये भी कहा है कि इसोफेगस ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट पाइप की तरह नीचे जा रहा है, नहीं, अगर आप देखो तो वो थोड़ा सा स्लाइटली कर्व होता हुआ जा रहा है, और द एंड में तो बिल्कुल स्टमक के साथ ऐसे कर्व हो जाता है, ऐसी बात है। तो अब किस लेवल पे ये आहिस्ते आहिस्ते अपने आप को इसकी पोजीशन चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो है इसोफेगस begins in the midline at the level of lower cricoid border C6. It then deviates to the left at the root of the neck and returns to the midline at T5. When it reaches T7, it once again deviates to left to reach the gastric cardia. It passes through the esophageal hiatus at diaphragm at T10. ये जो लेवल्स हैं, ये अगर आपसे कभी पूछे तो आपको सिर्फ ध्यान में पॉइंट हो कि इस लेवल पे esophageal hiatus इस लेवल पे पास हो सकता है, और T10 के लेवल पे thoracic यानी thoracic vertebra 10 जो है आपके, और short abdominal part of esophagus about 1 centimeter forms a groove in the left lobe of liver. और एंड कहाँ पे होता है? जाके स्टमक के साथ लगता है, तो कहाँ पे एंड होगा? T11। ये अब इसके एनाटॉमिकल पोजीशन है कि जो इजोफेगस है, इजोफेगस जो है वो स्ट्रेट नहीं जाता, ये जो आपकी इजोफेगस है ये स्ट्रेट नहीं होती है, ऐसे ऐसे अपने आप को चेंज कर रही होती है, और T12 11 के लेवल पे जहां पे ये जाके एंड होती है और स्टमक के साथ ये जाके अटैच हो जाती है और अपनी ओपनिंग देती है, इजोफेजियल स्फिंक्टर वहां पे ओपन होता है, तो वो जो है T11 के लेवल पे है। ये डायग्राम देखें, गौर से देखें डायग्राम। अब इस डायग्राम में आप ये देखें कि स्टमक के साथ भी मिला हुआ है, इजोफेगस आपकी स्टमक के साथ भी मिली हुई है, और ट्रैकिया तो आपको पता है कि इजोफेगस के सामने। तो देखें इजोफेगस किस तरह आता है, ये शेडेड जो पोर्शन बनाया था इसके मतलब कि इजोफेगस इसके पोस्टीरियरली है, ये देखें, और जाके ओपन किस में होता है? स्टमक में। यहां तक क्लियर हो गया? इजोफेगस थोड़ा सा लंबा है इसलिए पूछ रही हूँ, यहां तक क्लियर हो गया? Should I revise it for you or is it clear now? कर्वेचर्स को छोड़ दो,
सर कर्वेचर्स को छोड़ दो, कर्वेचर मैंने कह दिया कि छोड़ दो उसको, इतना नहीं, अल्लाह ना करे कि भी आए कर्वेचर आपकी केएलएम में भी, आई डोंट थिंक सो क्या है, ठीक है। हशाम लास्ट में ना करा दो रिवाइज, क्या चीज रिवाइज करानी है मुझे बता दो। ठीक है, अब जो है कंस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पेट क्वेश्चंस हैं, यूरेटर्स की कंस्ट्रिक्शंस, इजोफेगस की कंस्ट्रिक्शंस, ये तो क्वेश्चंस या तो एग्जाम में आ जाते हैं या तो वाइवा में पूछे जाते हैं। तो ये कंस्ट्रिक्शन, फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन, the distance of each constriction is measured from the upper incisor teeth. First constriction, cervical constriction जिसे कहते हैं, at the pharyngoesophageal junction at C6 level 9 cm from the incisor teeth. आपने बस ये याद रखना है, ये चीजों को छोड़ दो, बस आपको ये होना चाहिए कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन C6 के लेवल पे है, सेकंड कंस्ट्रक्शन आपकी आर्च ऑफ अयोटा जो है T4 के लेवल पे है, थर्ड कंस्ट्रक्शन आपकी जो थोरैक्सिक वाली है वो T5 से T6 के लेवल पे है, और फोर्थ कंस्ट्रक्शन आपकी जहां पे ये डायफ्राम को पेयर्स करते हुए अब जो है उसने स्टमक में एंटर होना होता है तो T10 के लेवल पे। ठीक है, आपने ये चीज नहीं करनी, आपने ये कंस्ट्रक्शन याद करना। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लो, किसी ने पिक्चर वगैरह इसकी लेनी है ले लो, ये दो चीजें करनी है आपको जो मैंने आपको बताई, ठीक है। आगे चलो, चलें ये देखें, अब ये डायग्राम देखें, ये डायग्राम देखें, सर्वाइकल इजोफेजल, अपर थोरैसिक इजोफेगस, मिड इजोफेगस और लोअर थोरैसिक एंड एब्डोमिनल इजोफेगस, ये देख रहे, ये पूरी आपकी यहां से लेके आपकी रेक्टम और एनल कनाल तक सारा जीआई ट्रैक पर चलता है। ये डायग्राम देखें, इसमें स्फिंक्टर्स हैं, ये देखें अपर स्फिंक्टर और लोअर स्फिंक्टर, इंसाइजर टीथ, फिर अपर स्फिंक्टर, लोअर स्फिंक्टर, फिर आगे आके आपकी स्टमक स्टार्ट हो जाती है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इजोफेजियल कंस्ट्रक्शंस की? The anatomical constrictions of esophagus are considerable clinical importance because of the following reasons. These are the sites where swallowed foreign bodies may stuck in the esophagus. These are the sites where strictures develop after ingestion of caustic substances. These sites have predictions for carcinomas of esophagus, and these are the sites via which might be difficult to pass ईजोफेगोस्कोप और गैस्ट्रिक ट्यूब। अच्छा, अब जो है ये कंस्ट्रक्शंस जो हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन कंस्ट्रक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस, इन कंस्ट्रक्शंस की ये इंपॉर्टेंस है कि हमें पता है कि इस लेवल पे मैंने आपको कंस्ट्रक्शंस बता दिए कि क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है। क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो कार्सिनोमा जो कैंसर होता है इन साइट्स पे ज्यादा डेवलप हो सकता है, इन साइट पे ज्यादा डेवलप हो सकता है, और जो फॉरेन बॉडी वगैरह होती है, जैसे बच्चे अक्सर देखें कभी कॉइन मुंह में निगल लेते हैं, कभी क्या लेते हैं, फिर एकदम से वो फंस जाता है गले में, फिर वो एक्सरे कराते हैं, अगर एक्सरे भी दिखा हो ना तो उसमें गोल गोल कॉइन या कोई बंटे शंटे ऐसा कोई फंस जाता है, फिर वो जाके हॉस्पिटल फॉरेन इमरजेंसी में लेके जाके उनको निकालते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन जिन लेवल पे होती है यहाँ पे आके ये फंस जाती है इसकी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स का बच्चों के साथ, इन्फेंट के साथ बहुत पड़ता है, जो टॉडलर्स होते हैं हमारे, ये इनके साथ बहुत ताल्लुक है।
फिर कैंसर है, और फिर कोई सुसाइड करे, किसी ने तेजाब पी लिया, किसी ने स्वीप पी ली, तो वो क्या होगा, इन लेवल पे कंस्ट्रक्शंस आ जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी बुरी बुरी, खैर वो तो पूरा जल जाता है सारा, बड़ा बुरा होता है। और फिर जब हम ट्यूब पास करते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक ट्यूब यानी एनजी ट्यूब हो या ईजोफेगोस्कोप हो, स्कोप हो, कैमरा हो, तो ये जो कंस्ट्रक्शंस के लेवल पे ना जरा मुश्किल होता है, फिर थोड़ा सा आपने प्रेशर दे के एक्सर्शन देनी होती है ताकि हम पूरी ईजोफेगस देखें। जैसे वो आपके पास पेशेंट है वेट लॉस के साथ फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, फैमिली हिस्ट्री कैंसर की पॉजिटिव हो, और आपको कहें कि डॉक्टर साहब मुझे तो 6 मंथ से मैं कुछ खाता हूँ तो मुझसे हजम नहीं होता। स्टार्ट में तो वो बंदा ये कहता है ना कि पाइलोरिक जो है वो ये कोई टेस्ट वगैरह करा दे, ये इंडाइजेशन हो जाए। लेकिन जब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, वेट लॉस हो, आपके पास वीकनेस हो, लिथार्जी हो, वॉमिटिंग हो, इंडाइजेशन हो, तो फिर क्या होता है, फिर हम ये टेस्ट भी करते हैं, कैमरा डालते हैं, तो जिन लेवल पे कंस्ट्रक्शंस होती है ना, वो कंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा सा हमें प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होता है, ये होता है। ठीक है, ये आपकी क्लिनिकल भी मैंने आपको साथ साथ बता दी है। चले आगे चलते हैं। ईजोफेगस का मस्कुलेचर कैसे आपको, ईजोफेगस कंसिस्ट ऑफ voluntary muscles in the upper third, involuntary muscles in the lower third, mixed जो है smooth and striated in between. Externally, the pharyngoesophageal junction appear as a constriction produced by cricopharyngeal part of inferior constrictor muscles and the narrowest part of esophagus. अब ये इसकी musculature होगी esophagus की। अब anatomical relations देखें, सर्वाइकल देखें, हमें तो इस लेवल पे सर्वाइकल की ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है, क्योंकि हम तो बड़ी हेड एंड नेक है ना। ये देखें सर्वाइकल पार्ट में जो इजोफेगस की ट्रैकिया एंटीरियरली हमें पता है, पोस्टीरियरली सर्वाइकल वर्टेब्रा, राइट पे हमारे पास है रिकरेंट रिलेंजियल नर्व, थायराइड ग्लैंड, राइट कैरोटिड शीट एंड इट्स कंटेंट्स, और लेफ्ट पे क्या है, the recurrent laryngeal nerve, thyroid gland, left carotid sheet and thoracic duct. ये जो thoracic और abdominal पार्ट है खुद पढ़ लो, सर्वाइकल पार्ट मैंने आपको कराना है। ठीक है, अगर आपने इसकी पिक्चर वगैरह लेनी है तो ले लो, मैं आपको 1 मिनट दे देती हूँ अगर आपने कुछ नोट करना है अपने पास। चले आगे चलते हैं। The cervical portion of esophagus is in relation in front with the trachea and at lower part of the neck where it projects to the left side with the thyroid gland. Behind it rests upon the vertebral column and longus colli muscle. On either side it is in relation with common carotid artery. ये मैंने आपको टेबल भी करा दिया है तो वो it is more than enough. ये डायग्राम देख लें आप, ये देखें देखें, नेटर से मैंने ली हुई है ये पिक्चर आपके लिए। ठीक है, नेटर से ली हुई है। अब इजोफेजियल स्फिंक्टर्स जो मैं स्फिंक्टर्स करा चुकी हूँ, दोबारा मैं आपको एक दफा करा देती हूँ। जो स्फिंक्टर्स, अब इजोफेजियल स्फिंक्टर मैंने आपको बता दिए थे, फिर करा देते हैं अपर और लोअर एंड पे। देयर आर 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन द इजोफेगस, द अपर एंड लोअर स्फिंक्टर। अच्छा, जब हम खाना खाते हैं तो ये जो हमारा अपर C6 के लेवल पे जो स्फिंक्टर होता है, जो होल्ड करता है, होल्ड रखता है, ये स्फिंक्टर ओपन होता है, फूड अंदर जाता है, और जब वो स्टमक तक पहुंचता है तो वो स्फिंक्टर खुलता है। फूड जो है, ये किसका माइक अनम्यूट हुआ है, इसको म्यूट कर दें, चेक करो ताहिरा किसका माइक अनम्यूट है। तो वो जो है, अगर ये स्फिंक्टर में कोई मसले आ जाएं तो रिगर्ज होके फूड वापस आएगा और वॉमिटिंग की सूरत में आपका निकल सकता है, फिर बार बार वापस आता है। वो बड़ी बुरी फीलिंग होती है। अपर esophageal sphincter, the upper sphincter
is an anatomical striated muscle sphincter at the junction between the pharynx and esophagus. It is produced by cricopharyngeus muscle. Normally, it is constricted to prevent the entrance of air into the esophagus. Normally, it is constricted to prevent the entrance of air into the esophagus. हमें air तो नहीं चाहिए ना esophagus के लिए, हमें वो तो ट्रैकिया में चाहिए, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन करता है. Lower esophageal sphincter. The lower esophageal sphincter is a physiological sphincter located in the gastroesophageal junction. The gastroesophageal junction is situated to the left of the T11 vertebra and is marked by change of esophageal to gastric mucosa. The sphincter is classified as physiological or functional sphincter as it does not have any specific sphincteric muscles. Instead, the sphincter is formed from 4 phenomena. अब ये sphincter बनता किस तरह? The esophagus enters the stomach at an acute angle. The wall of the intra-abdominal secretions of the esophagus are compressed when there is positive intra-abdominal pressure. The folds of mucosa present aid in occluding the lumen at the gastroesophageal junction. The right crus of diaphragm has a pinch cock effect. अगर ये चीजें आप ना भी करो तो it is not important. It is not important. सिर्फ ये यहां तक करना है बस. समझ आइए? ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कर लिया. अब आर्टेरियल सप्लाई क्या है? आर्टेरियल सप्लाई क्या है? The cervical part हम पढ़ रहे हैं, is supplied by infrathyroid arteries. Cervical part किससे सप्लाई होता है? Infrathyroid artery. तो फिर thoracic part कहां से होगा? Esophageal branches से, जिसके अंदर descending thoracic aorta है और bronchial artery. Abdominal part जो है left gastric and left inferior phrenic artery. Left gastric और left phrenic artery. लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी सर्वाइकल हम पार्ट का कर रहे हैं. तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी. वीनस ड्रेनेज क्या है? अब इसकी वीनस ड्रेनेज क्या है? इसकी वीनस ड्रेनेज है, सर्वाइकल पार्ट इज ड्रेन्ड बाय इंफीरियर थायराइड वेन्स. सर्वाइकल पार्ट कौन ड्रेन करेगा? इंफीरियर थायराइड वेन्स. थोरेसिक पार्ट azygous or hemizygous, और abdominal part by 2 venous channels, hemizygous vein and tributary of जो कि tributary है inferior vena cava, left gastric vein जो कि tributary किसकी है? portal vein. tributaries का मतलब तो पता होगा ना, arteries की branches होती है और veins की tributaries होती है. lymphatic drainage. lymphatic drainage क्या है? superior third deep cervical lymph nodes, middle third superior and posterior mediastinal lymph nodes, lower third left gastric celiac lymph nodes, left gastric celiac lymph nodes. अब nerve supply क्या है? nerve supply nerve supplies की है, the esophagus is supplied by both parasympathetic and sympathetic. The parasympathetic fibers are originated from recurrent laryngeal nerve and esophageal plexus created by vagus nerve. They supply sensory, motor and secretory supply to the esophagus. The sympathetic fibers are originated from T5 to T9. Spinal segments are sensory and vasomotor. Development of esophagus and trachea. ये थोड़ा सा था, ये आपको थोड़ा सा उसमें आ जाता है एमब्रियो में, लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके साथ एक रिलेटेड एक टॉपिक कराना था तो इसलिए मैंने ये एक पॉइंट डाला. जब esophagus डेवलप होता है तो वो फोरगट से डेवलप होता है, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो डेवलप होता है वो फोरगट डायवर्टिकुलम से डेवलप होता है.
ये जो दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल इवेंट्स होते हैं ना, डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगस में सेपरेशन ऑफ लेरेंजियोट्रैकियल ट्यूब बाय द फॉर्मेशन ऑफ लेरेंजियोट्रैकियल सेप्टम, और एक रिकैनलाइजेशन हो जाती है कि कनाल बन जाता है. Failure of canalization of esophagus leads to esophageal atresia and maldevelopment of laryngeotracheal septum between the esophagus and trachea that leads to tracheoesophageal fistula. अगर ये जो है ये जो दो इंपॉर्टेंट एसेंशियल इवेंट्स नहीं हो तो एक तो कैनलाइजेशन होगी, यानी वो जो ट्यूब है वो पूरी खुलेगी नहीं, खुली नहीं होगी पाइप की तरह. दूसरा है कि ट्रैक्यो इजोफेजियल फिस्टुला भी बन सकते हैं. फिस्टुला में आने आपको बताया भी था, इससे पहले भी काफी दफा बताया था कि ओपनिंग होती है कि ये जो एपिथेलियम है ये मिड के एक तरह से अंदर से टनल से बना देती है, और उसकी एक ओपनिंग बाहर की तरफ निकाल लेती है और एक ही अंदर की तरफ निकाल लेती है. और सर्जरी में ये इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सर्जरी में फिर इस तरह की फिस्टुलस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम पढ़ते हैं इजोफेजियल वेरिसेस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे. जब मैंने आपको कहा था जब लिवर सिरोसिस होता है, लिवर फेल होता है, तो आपकी हेमरॉइड्स भी होती हैं, आपके इजोफेजियल वेरिसेस भी होते हैं कि जो आपकी दो सर्कुलेशंस थी, अगर बहुत पोर्टा केवल एनास्टोमोसिस, दो सर्कुलेशन है, ये क्या होता है कि आपकी जो इजोफेजियल वेरिसेस है यानी आपकी जो वेसल्स हैं वो गॉर्ज हो जाती हैं, और इससे ब्लीडिंग भी आ सकती है, ब्लीड करते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं, ब्लडी वॉमिटिंग होती है, हेमेटोमेसिस शुरू हो जाती है. ये आपकी क्लिनिकल सिग्नल. रेफर्ड पेन ऑफ इजोफेगस. अब इजोफेगस की रेफर पेन किस तरह होती है, कहाँ पे ये दुर्दे जाती हैं. The pain sensation mostly originates from the lower part of esophagus as it is susceptible to acid peptic esophagitis. देखें जब स्टमक में ओपन होती है तो स्टमक में एसिड सिक्रीशन हो रही होती है, तो जाहिर बात है हो सकता है कुछ लोगों को कि esophagus की इन्फ्लेमेशन हो. Pain sensation are carried by sympathetic fiber to the T4 and T5 spinal segments. For that reason, esophageal pain is referred to the lower thoracic region and epigastric region of the abdomen. At times become to differentiate the esophageal pain from the angina pain. फिर आप ये differentiate करना भी इस लेवल पे फिर बंदा वो घबरा जाता है कि angina pain है कि esophageal है. अब जो है जब हमारे पास इस तरह कोई वॉमिटिंग वगैरह की तरह ये कुछ हो तो हम स्वॉलो कराते हैं, कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं. एनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम बिकॉज ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस. अब हम इसमें किस तरह बेरियम स्वॉलो कराएंगे, इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए और कार्सिनोमास को देखने के लिए. ठीक है. एक्लेजिया कार्डिया. Eclasia cardia क्या है? It is a clinical condition where sphincter at the lower end of esophagus fails to relax. When the food is swallowed, consequently food accumulates in the esophagus and it regurgitates back. इसे कहते हैं eclasia cardia कि वो खोल ही नहीं रहा, आप खाना खा रहे हो आपको स्टोर है तो आप वॉमिटिंग करके प्रोफ्यूज वॉमिटिंग करके प्रोजेक्टाइल किस्म के अपने मुंह से निकाल देते हो. This condition takes place because of neuromuscular incoordination, probably because of congenital absence of ganglion cells in the myenteric plexus of nerves in the myenteric plexus. ये आपने स्टमक में फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा. और जब हम इसको बेरियम स्वॉलो कराते हैं ना तो ये जो इजोफेगस की अपीयरेंस बिल्कुल बीक की तरह होती है, जैसे वो बर्ड की बीक होती है ना, चोंच की तरह, इस तरह अपीयरेंस होती है. ये भी हम कैमरा डाल के सारा विजुलाइज करते हैं. डिस्फेजिया. डिस्फेजिया क्या है कि आप स्वॉलो नहीं कर सकते, आपसे निगला ही नहीं जा रहा, उसे कहते हैं डिस्फेजिया. Compression of esophagus from outside by aortic arch aneurysm, enlargement of lymph nodes, abnormal right subclavian artery and narrowing of lumen because of the strictures of carcinoma. ये इसके reasons हो सकते हैं. Tracheoesophageal fistula. ये trachea के साथ भी है और esophagus के साथ भी है. Its commonest congenital anomaly of esophagus, which takes place between the failure of separation of lumen of tracheal tube from the esophagus by laryngeotracheal septum. ये आ सकता है clinical में important है. In most commonest type of tracheoesophageal fistula, the upper esophagus ends blindly and lower esophagus interacts with trachea in the level of T4. Medically, it presents as
ये छोड़ दें, ये मेडिकल ये सारे छोड़ दें, ये देख लें। अच्छा, बैरेट्स इज़ोफेगस क्या होता है? बैरेट्स इज़ोफेगस क्या होता है? इज़ोफेगस है तो चलो फिर थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। बैरेट्स इज़ोफेगस refers to metaplasia, यानी reversible change from one differentiated cell to other of lower esophageal squamous epithelium to the gastric columnar. It usually caused by chronic acid exposure, multifunction or lower esophageal sphincter, and acid irritates the esophageal epithelium, leading to metaplastic change. The most common symptom is long-term burning sensation of indigestion. It can detected via endoscopy. Endoscopy की वजह से हम इसको बैरेट्स इज़ोफेगस को कर सकते हैं। इज़ोफेजियल कार्सिनोमास है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, बस ये। इसके अंदर भी आपको बस 2-3% पेशेंट में होता है, डिफिकल्टी हो जाती है डी फेज, लेकिन हर एक के सिम्टम्स वेरी करते हैं। ये देखें, ये आपकी इज़ोफेगस भी हो गई, ट्रैकिया भी हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गई, ये सारा क्लियर हो गया है। अब तो मैंने आपको क्लिनिकल भी सब कुछ डिटेल से करा चुकी हूँ। अब तो इसके साथ कोई मतलब कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैंने आपको सर्वाइकल से लेके एब्डोमिनल तक की सब कुछ कवर कर दिए। चलें ठीक है, अब जो है बस मैं टाइम हो गया है। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन ऑन फ्राइडे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ईयर। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ताहिरा? यस मैम। बस ठीक है, ओके।